Hello students, how are you all? Today we are going with our most important and one of the lengthiest chapter of 11th science, that's called chapter number 7 permutation and combination। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और ये वीडियो में हम जाएंगे उसके वन शॉट कंसेप्ट के साथ। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो मैं एक वन शॉट में लेने वाला हूँ, यानी कि जो कुछ भी इसमें कंसेप्ट्स है, ठीक है, एग्जांपल्स नहीं, हाँ कहीं मुझे लगेंगे एग्जांपल्स तो आई विल गिव यू फॉर द मेथड कि भी ऐसे ऐसे सम्स आते हैं, लेकिन पूरा एक वन शॉट वीडियो आप जब कभी भी आप रिवीजन करोगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए करते हैं वन शॉट कंसेप्ट। नाउ स्टूडेंट्स, जब कभी भी मैं ये ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल आई एम गिविंग टू माई स्टूडेंट्स। और पूरे चैप्टर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वो मजे वाला नहीं है, और मैं जब कभी भी पढ़ाता हूँ तो मैं टेक्स्ट बुक हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ। ये चैप्टर मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज पूरा पार्टीशंस किया है। सो फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो ये चैप्टर। सो फर्स्ट आपको पढ़ना है परम्यूटेशन, उसकी फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड जो कुछ भी क्वेश्चंस हो। फिर सेकंड टॉपिक में आता है कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला और फॉर्मूला रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कुछ भी हो, यानी कि आपके 7.2 एक्सरसाइज आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक की है परम्यूटेशंस के लिए, कॉम्बिनेशंस के लिए नेक्स्ट उसके वाली फिर बाद में जो आते हैं, लेकिन बहुत कम एग्जांपल्स है, साथ में हम एक्स्ट्रा भी कई बार करते हैं। नेक्स्ट फिर परम्यूटेशंस के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है जो मैंने बनाए हुए हैं बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स। फिर आता है बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, लेटर्स, वर्ड्स, ठीक है, लेटर्स वर्ड्स वाले। फिर नेक्स्ट मेथड में आता है रैंक ऑफ वर्ड। नेक्स्ट नंबर 6 में आता है कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट। यस, ये जो नाम है वो मैंने दिए हुए हैं, दिस इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट। देन नेक्स्ट है जनरल परम्यूटेशन, ठीक है, जनरल परम्यूटेशन, यानी उसमें सब मिसलेनियस वाला सब आ गया जो बाकी रह गए वो सब। फिर कॉम्बिनेशंस का स्टार्ट होता है टॉपिक बेस्ड ऑन मार्बल्स, ठीक है, मार्बल्स बोलो या बॉल्स बोलो, कलर्स वाले ऐसे है। फिर कमिटी, टीम, क्रिएशन। फिर नेक्स्ट है प्लेइंग कार्ड्स, नेक्स्ट होता है प्लेइंग कार्ड रिलेटेड सम्स। और लास्ट में मिसलेनियस और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंबाइन, यानी पीएनसी कंबाइन। फिर इसके बाद थोड़ा बुक से हटके जाता हूँ एक दो टॉपिक। एक है सर्कुलर परम्यूटेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज पॉइंट्स, लाइंस, ट्राइंगल्स। और बाद में है पॉलीगॉन्स, उसमें तो एक ही टॉपिक है, पॉलीगॉन्स के लिए डायगोनल्स हम कैसे चेक करते हैं। सो पूरा चैप्टर मैंने ये 15 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ऐसे टाइप्स के मैं मटेरियल्स आपको ऑफलाइन में भी देता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ वन शॉट कंसेप्ट के बारे में वन बाय वन हम जाएंगे और बेसिक कैसे करते हैं हम सब, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये चैप्टर्स हम पूरा एक साथ करने जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन टॉपिक का हम कंसेप्ट समझते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विथ पीएनसी फॉर्मूला एंड कंसेप्ट। पहले तो आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। पीएनसी की फॉर्मूला है NPR, ऐसे भी लिखते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, दोनों की एक ही फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल? तो फैक्टोरियल के लिए कंसेप्ट आना चाहिए, जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज वन, दैट इज एक्सेप्शनल केस। फैक्टोरियल मीन्स कि कोई भी नंबर आप लेंगे उसका 1 तक का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, यानी 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1, सो 2। 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 24। ऐसे आपको 10 तक तो कम से कम आने ही चाहिए, ठीक है। 10 तक के फैक्टोरियल कंपल्सरी आने चाहिए। देखो अभी इसको करने के लिए ये जो आंसर आया उसका डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करो 120, फिर इसको 120 बड़ा नहीं है, लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा पूछे 5p3 तो आपको इतना बड़ा ना करना हो कि 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो उसकी शॉर्टकट मेथड भी है, 5 को 3 नंबर्स तक रिड्यूस करो, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी एनसीआर उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन इज वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन को हम लेते हैं वन टाइप ऑफ सिलेक्शन, लेकिन वो कंसेप्ट अभी जब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा तभी आपको बोलूंगा, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला रिलेटेड करो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एनसीआर द फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन, थोड़ा सा चेंज है, परम्यूटेशन की जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज है। कितना चेंज है? r फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड होता है, यानी कि
परम्यूटेशन में आर फैक्टोरियल नीचे नहीं है, समझ में आया। और इसमें आर फैक्टोरियल यानी NPR तो है, डिवाइड बाय उसको हम ये जो करते हैं आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू NCR। ऐसे भी हो सकता है क्योंकि इतना तो NPR है ही, यानी कि NPR इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल इंटू NCR। ये भी एक बाय प्रोडक्ट फॉर्मूला आ जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज, यस, इतनी प्रॉपर्टीज तो कंपलसरी आपको आनी चाहिए। उसकी प्रूफ मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि प्रूफ आपको कोई पूछता नहीं है। सो NP1 दैट इज N, NC1 दैट इज ऑल्सो N, ठीक है। NP0 तो क्या होगा 1, NC0 दैट इज ऑल्सो 1, NPN, हाँ अभी NPN में n फैक्टोरियल, लेकिन NCN में ओनली 1 ही आएगा। फॉर्मूला से चेक कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस, ठीक है। अभी परम्यूटेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, कॉम्बिनेशंस में ज़्यादा प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉम्बिनेशन कई बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आता है। सो उसकी एक और फॉर्मूला है NCN माइनस R इज इक्वल्स टू NCN माइनस 1 इज इक्वल्स टू N एंड NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। ये क्यों दे रहे हैं, इसका तो बहुत बार यूज होगा, क्योंकि मान लो कि आपको 15C13 करना है तो आप कैसे कर पाओगे, बहुत लंबा होगा, इसलिए 15C13 इज सेम एज 15C2, यानी कि 15 माइनस 13 2 का डिफरेंस सेम है, ठीक है। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ द फॉर्मूला। और एक प्रॉपर्टी है जो कॉम्बिनेशंस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन कई अलग अलग बुक्स में है, वो ज़रूरत पड़ती है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ऑल। इसकी कई बार ज़रूरत पड़ती है, VSQ क्वेश्चन, MCQ, और जो लोग मेंस की प्रिपरेशन करते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, NDA वैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर दी ऑल प्रॉपर्टीज एंड कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी हम कोई सम्स नहीं लेने वाले, सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं वन शॉट के लिए। चलिए, ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा वो कैलकुलेशन बेस्ड फॉर्मूला है। अब एक्चुअल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है वो समझ में आएगा। सो जाते आगे हम बेस्ड ऑन नंबर्स के साथ। अभी पहले आपको अगर नंबर्स के साथ खेलना है तो नंबर्स कैसे बनता है वो आना चाहिए। तो नंबर्स हमारी सिस्टम है डेसिमल सिस्टम, ठीक है। डेसिमल सिस्टम में हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस होता है, फिर 10th प्लेस होता है, फिर 100th प्लेस होता है। ये एक्चुअल नंबर बनता कैसे है, मैं तो पहले यही बोलता हूँ कि मान लो कि ये 132 नंबर बना, तो ये 132 बनता कैसे, 2 × 10⁻�0, 3 × 10⁻1, 1 × 10 स्क्वायर, ऐसे तो ये नंबर बनता है। 100 + 30 + 2 दैट इज 132। तो कोई भी अगर सम पूछे आपको तो उसको हमने नाम दिया है बॉक्स मेथड, ठीक है। मैंने नाम दिया है बॉक्स मेथड। कैसे करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो कि एक 3 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर लेना है, 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, यूजिंग डिजिट्स। वैसे तो इसमें कोई थियरम या मेथड नहीं है, एक्सैक्ट एग्जांपल्स देके ही हम समझा पाएंगे। 0 1 2 3 5 7, ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। अभी इसमें 2 पार्ट है। आपको अगर विथ रिपीटेशन करना है तो भी पूछ सकते हैं। हाँ, कई बार कैसा है कि यूजिंग डिजिट्स ना दिए हो, अगर यूजिंग डिजिट्स नहीं है तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स है तो वो हमको मालूम होना चाहिए। टोटल डिजिट्स 10 है, यस, 0 to 9। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 10 है, लेकिन नंबर्स इनफाइनाइट है। ये गलती कर जाते हैं, डिजिट्स बोला है तो डिजिट्स 10 है, नंबर्स बहुत सारे। सो विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑल द डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिस्टिंक्ट यानी रिपीटेशन ना हो, उसको हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। अलग अलग वर्ड्स के साथ आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ, सो यू कैन क्रैक दी एनी एग्जाम्पल। अभी मान लो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ही डिजिट्स है। हाँ, अब जब कभी भी आप विथ रिपीटेशन वाला सम करोगे तो उसमें तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 डिजिट का नंबर चाहिए, 4 बॉक्स बना लो, 0 कभी भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यस, अगर 0 ले लिया तो वो 3 डिजिट का नंबर। सो ये पोजीशन फिल होगी 1 2 3 4 5। सो 5 प्लेस कैन बी फिल्ड विथ दिस, यानी कि
यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस में कभी भी 0 डिजिट नहीं आएगा। तो बाकी कितने डिजिट्स आएंगे? 1 2 3, यानी कि मेरे पास 5 ऑप्शंस है। परम्यूटेशन इज वन ऑल अबाउट दी ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। हम कितने तरह से हम आंसर्स बना सकते हैं 4 डिजिट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएंगे और अब यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता हो, 6 6 6, कोई भी कितना भी बार रिपीटेशन होए। हम बोले कि सर 1000 आंसर, तो हो सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सो इसका आंसर क्या हुआ? 5 × 6 क्यूब। आंसर्स के साथ मेरा कोई नाता नहीं है, वो तो कैलकुलेशन करके आप ला सकते हो कैलकुलेटर के साथ, लेकिन मेन है जो उसकी टेक्निक है। अभी विदाउट रिपीटेशन बोले, मान लो विदाउट रिपीटेशन बोले, तो यहाँ पे हमको 0 तो लेना ही नहीं है। तो चलो मैंने 0 नहीं लिया, 5 ले लिया, ठीक है। अभी उसके बाजू में 0 ले सकते, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ हो रहा होगा वो नहीं ले सकते। यानी कि 1 2, मान लो कि मैंने 1 नंबर ले लिया, यहाँ पे सिक्योर कर लिया है एज एग्जाम्पल कि 1 मैंने ले लिया। तो अभी यहाँ पे कौन से आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 ही ऑप्शन है। फिर अभी 2 चले गए, नाउ आई हैव 4 ऑप्शन, नाउ आई हैव 3 ऑप्शन। सो 5 × 5 25 × 12, वॉट एवर दी आंसर। आंसर्स के साथ मेरा नाता नहीं है, यू कैन कैलकुलेट, लेकिन मैथड के साथ मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसके साथ कोई भी जुगाड़ू अलग अलग सम्स पूछेंगे कि भाई आप इवन नंबर्स बनाओ, ठीक है, ऑड नंबर्स बनाओ, मल्टीपल ऑफ 5 बनाओ, मल्टीपल ऑफ 4 बनाओ, कोई भी आपके साथ अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो अभी मैं इतने ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट में समझा रहा हूँ कि विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन का क्या मामला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेस्ड ऑन नंबर्स वाले ऐसे सम्स है जो वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़े हैं, 7.1 फिर 7.3 में भी है, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से एग्जांपल्स करवाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बेस्ड ऑन लेटर्स, वर्ड्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, कोई भी हो सकता है। तो सेम पैटर्न जो हम नंबर्स में करते हैं वही पैटर्न इसमें करना है, लेकिन इसमें कोई डिजिट्स जैसा नहीं है। हमारे पास कैरेक्टर फिक्स है, यानी लेटर फिक्स है, 26 लेटर्स, ठीक है। और मान लो कि भाई कई बार सम्स पूछते हैं वो लोग लेटर ऑल न्यूमेरिकल्स, यानी अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशंस पूछते हैं, उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा न्यूमेरिक। जब कभी भी आप मान लो कि भाई कोई नंबर प्लेट है, ठीक है, सो नंबर प्लेट में वो लोग बोलेंगे कि भाई 1 2 3 4 5, वैसे तो ज़्यादा होता है नंबर, लेकिन अभी टेम्पररी सिखाने के लिए कि पहले 2 में आप अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे, ठीक है, पहले 2 में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आएंगे, देन बाकी के 4 में 1 2 3 4 में कोई नंबर आएगा। सो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? तो अब अगर कोई स्टेट वाइज जाना है तो वो लोग फिक्स करेंगे, या वे मान लो कि आपको गुजरात का चाहिए, राजस्थान का चाहिए, महाराष्ट्र का चाहिए, यानी गुजरात के लिए GJ, महाराष्ट्र के लिए MH, राजस्थान के लिए RJ, यानी यू हैव ओनली 3 ऑप्शंस। सो दिस लेटर्स, दिस पोजीशंस, दिस 2 पोजीशंस विल बी फिल्ड विथ 3 ऑप्शंस। और यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हो। हाँ, आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ तो 0 से स्टार्ट हो सकता है। सो इसके बारे में कोई अलग अलग कंडीशंस भी पुट कर सकते हैं कि भाई नहीं, मुझे 4 डिजिट वाला कोई ऐसा ही नंबर चाहिए जिसमें 0 ना हो। जिसकी जैसा कस्टमर वैसा वो आप लोगों को क्वेश्चंस बना के देंगे, लेकिन हम सिंपल करना चाहेंगे तो 10 10 10 10, वैसे 0 0 0 0 नहीं आता है, तो 1 2 3 4 10,000, चारों 4 0 हम नहीं ले सकते गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। सो 9999 ऑप्शंस आर देयर एंड इनटू 3। सो ये बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिकल हुआ। फिर एक ऐसा क्वेश्चंस आएंगे कि मान लो कि भाई डॉटर है, ये डॉटर वाले सम्स तो बहुत आएंगे कि डॉटर्स के हिसाब से कोई रिपीटेशन नहीं है, तो टोटल वर्ड्स कितने बने यहाँ पे, टोटल वर्ड्स कितने बन सकेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 फैक्टोरियल, यानी जितने लेटर्स उतने फैक्टोरियल अगर रिपीटेशन नहीं है तो, ठीक है। मान लो कि कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं, रमेश। सो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फैक्टोरियल्स के लेटर्स के हिसाब से हम 6 फैक्टोरियल्स वर्ड्स पॉसिबल कर सकते हैं। अभी उसमें कंडीशंस भी आएंगी कि मान लो कि डॉटर वर्ड्स बनाना है तो 8 लेटर का वर्ड्स चाहिए आपको, ओनली स्टार्टिंग विथ ई, तो स्टार्टिंग विथ ई करना है आपको। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो ई को फिक्स कर दो, यानी नाउ यू हैव ओनली 7 पोजीशंस फॉर 7 लेटर, सो 7 फैक्टोरियल इज योर आंसर।
कुछ भी उसमें कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस बना सकते हैं कि स्टार्टिंग विथ ई एंडिंग विथ आर, ठीक है, बीच में मुझे मिडिल टर्म में ये चाहिए वो चाहिए, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, बट आई एम गिविंग यू द होल सिनारियो ऑफ दिस टॉपिक। फिर इसके बाद आता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। उसके लिए एक बड़ा सा वर्ड है मेरे पास, उसका नाम है मिसिसिपी। क्या बोलते हैं उसको? और इसका कंसेप्ट का नाम ही मैंने दिया है कंसेप्ट ऑफ मिसिसिपी। यानी कि टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स। अभी जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको इतना बार डिवाइड करो। यानी कि आई कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स डिवाइड करो। एस कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स डिवाइड करो। फिर पी कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स डिवाइड करो। सो टोटल पॉसिबल वर्ड्स फॉर दिस परम्यूटेशंस आर समथिंग समथिंग समथिंग। मैंने पहले ही बोला आंसर्स के साथ मेरा नाता नहीं है, वो तो कैलकुलेटर के साथ आप कर सकते हो, मेरा नाता सिर्फ मैथड के साथ है। नाउ मान लो कि कोई दूसरा वर्ड है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। So here you can also write like this, total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so 12 फैक्टोरियल। अभी कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो भाई n हो रहा है 1 2 3 टाइम्स, फिर e हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, और कोई रिपीटेशन हो रहा है? यस, d हो रहा है 2 बार, ठीक है, 3 और 4 7 2 9, और दूसरे 3 ये i अलग है, फिर p अलग है और c अलग है, हो गया 9 और 3 12, कोई रह नहीं जाना चाहिए। So this is the easy level sums we can do in this method based on words and letters, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में भी है, अलग अलग बुक्स में भी है। जब हम VSQ क्वेश्चंस लेंगे तब अलग अलग मेथड के साथ हम जाएंगे। इस टॉपिक में आता है रैंक ऑफ वर्ड। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में इतने सम्स नहीं है, लेकिन अगर आप NCERT एग्जाम प्लस देखो, RD शर्मा देखो, अलग अलग बुक्स में जाओ तो ये टॉपिक मज़े वाला है। रैंक ऑफ द वर्ड क्या होता है? एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मेरा नाम है केयूर और टोटली विदाउट रिपीटेशन वाले लेटर्स है, यानी कि 5 लेटर्स के साथ मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल, यानी 120 वर्ड्स में क्रिएट कर सकता हूँ अलग अलग लेटर्स के साथ। अभी 120 लेटर्स का एक डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ऑक्सफोर्ड वाली नहीं, हमारी वाली, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन मैं मेरे नाम का ले रहा हूँ। सो 120 वर्ड्स आर देयर। अभी 120 वर्ड्स में मेरा जो केयूर वाला है वो कहाँ पे मार्क करेगा, यानी कि कहाँ पे वो आएगा? दैट इज द नंबर ऑफ रैंक। सो ये केयूर जो वर्ड है, क्योंकि आप अगर डिक्शनरी बना रहे हो तो कभी भी के फर्स्ट से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विथ ई आएगा, ठीक है। पहले ई आएगा, फिर के आएगा, फिर आर, फिर यू और लास्ट में वाई आएगा, ठीक है। सो मेरा फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा डिक्शनरी में? तो ये फर्स्ट वर्ड जब कभी भी आपको पूछे तो ये आएगा। और लास्ट वर्ड कौन सा होगा? तो इसका उल्टा बना दो। अब आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या? कुछ भी नहीं, वो लोग लिखेंगे विथ और विदाउट मीनिंग, ऐसा स्पेसिफिक वर्ड होता है। विथ और विदाउट मीनिंग्स आप कितने भी वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। सो ये फर्स्ट वर्ड, ये सेकेंड वर्ड, इसके बीच में आपको अलग दूसरे 118 वर्ड्स आएंगे। अभी सब कुछ तो हम लिखने नहीं जाएंगे कि केयूर वर्ड्स लाना है तो सभी चलो 118 वर्ड्स लिख के देखो और केयूर ला दो, तो वो नहीं होगा। सो उसके लिए एक मेथड है, एक सम से आप समझ लो कि ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं। ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, सो देर आर 1 2 3 4, यानी 24 चले गए, ठीक है। 24 हो गए कैंसल। ई से स्टार्ट वाला वर्ड मुझे नहीं चाहिए। अभी के से स्टार्ट होता है वर्ड मेरा, सो के ई से स्टार्ट होता वर्ड कितने होंगे? क्योंकि मुझे के ई में वाई यू आर चाहिए, ठीक है। तो के ई से स्टार्ट्स कितने होंगे मेरे वर्ड्स? तो के ई फिक्स कर लो, यानी 1 2 3 फैक्टोरियल, यानी 6, यानी मेरा जो रैंक है वो 25 to 30 के बीच में आएगा। अभी फाइनल आंसर नहीं आया, लेकिन हम क्या करते, बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते 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 आंसर आएंगे, यानी हमारा रैंक इसमें फिक्स होगा। अभी आप मैन्युअली यू कैन राइट कि भाई चलो 25th नंबर वाला वर्ड्स कौन सा है? के ई, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अभी चलो आर यू वाई, फिर आर वाई यू, ठीक है। अभी दिस इज 26, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आर का काम खत्म, अभी यू वाला आएगा, चलो यू आर वाई, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर यू वाई आर,
ये भी पॉसिबल नहीं है, 27 और 28। चलो फिर KEY आया, लेकिन उसमें RU आएगा, तो ये 29, ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी फाइनल आ गया KEYUR, दैट इज द रैंक इज 30 नंबर। सो ये मेरा रैंक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई मेरा नाम आया ही नहीं था। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ रैंक ऑफ वर्ड। ऐसे कई सारे सम्स आप कर सकते हो। एक बहुत पहले वाली बुक में था बुक करके, तो इसमें तो बहुत इजी, हम टोटल्स कितने लेटर्स है 4 लेटर्स, लेकिन रिपीटेशन है, सो ओनली 12 वर्ड्स ही बना सकते हैं, यानी 12 वर्ड्स की मेरी डिक्शनरी है। वहाँ पे बुक कब आएगा, तो फर्स्ट वर्ड होगा, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाओगे तो BKOO, यानी फर्स्ट वर्ड होगा BKOO। सेकेंड वर्ड आएगा B, क्योंकि अभी तो रिपीटेशन है, BOKO, और थर्ड आएगा बुक। सो ये बुक है, दैट इज योर रैंक ऑफ द वर्ड एज ए 3। ओके, नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग। बहुत ही बढ़िया, इसमें मैं 2 लेवल के समझूंगा। एक सिंपल लेवल का, मान लो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है, डॉटर वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स बनाने कि वॉवेल्स अकर टुगेदर, ठीक है, वॉवेल्स अकर टुगेदर, वॉवेल्स अकर टुगेदर। तो कुछ भी नहीं, उसको मैंने नाम दिया है कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग, यानी कि जो चाहिए उसको बाइंड कर दो। कौन चाहिए भाई, AEUE, उसको बाइंड कर दो। तो ये एक ग्रुप हो गया। अभी कितने कॉन्सोनेंट्स है, 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5, 5 कॉन्सोनेंट्स प्लस 1 ग्रुप, यानी 6 लेटर्स का बंच हुआ। अभी मान लो कि 6 पर्सन्स को मैं 6 चेयर्स में बिठा रहा हूं, सो दे विल अरेंज इन 6 फैक्टोरियल्स वे। सो यानी कि 5 तो कॉन्सोनेंट्स है ही मेरे पास। अभी एक ग्रुप बना, कौन, इसको एक ग्रुप के हिसाब से आप मान लो। सो टोटल 6 पर्सन्स इन 6 चेयर्स, सो दैट इज 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये अंदर अंदर भी थोड़ा घूमेंगे ना, ये बोलेगा मैं ई पहले आऊँ, बोलेगा यू बाद में आऊँ, तो ऐसे 3 फैक्टोरियल, यानी कि 720 इंटू 6। आंसर्स के साथ मेरा नाता नहीं है, मैथड्स के साथ है, ठीक है। और एक दूसरा सम, मान लो कि भाई 4 कपल है, एक इंटरेस्टिंग सम है, ऐसे पूछते हैं वो लोग। 4 कपल यानी 4 जेंट्स और 4 लेडीज मूवी देखने गए। सो मूवी देखने गए तो लेडीज को इच्छा ऐसी थी कि भाई बहुत सालों बाद हम मिले, बहुत सालों के बाद मिले, तो वो जो लेडीज है वो लेडीज ऐसे रिक्वेस्ट कर दी अपने जेंट्स को कि भाई हम एक साथ बैठेंगे, ठीक है, जेंट्स को आप जैसे भी बैठना हो बैठो, हम चारों एक साथ आने चाहिए, ऐसी हमारी सीटिंग अरेंजमेंट करना मूवीज में। फिर देखते हैं मूवी चलेगी फिर बातें चलेगी, वो पता नहीं। सो लेडीज ने ठान लिया है कि हम चारों के चारों लेडीज साथ में बैठेंगे। तो ऐसा अगर कंसेप्ट है तो वो 4 जो लेडीज थी उसको बाइंड कर दो, रस्सी के साथ बाइंड कर दो। कंसेप्ट ही नाम है उसका, कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग। तो 4 लेडीज को बांध दो। और अभी जेंट्स कितने बचे, 4 जेंट्स, और ये इन लोगों का एक ग्रुप है। सो टोटल 5 पर्सन हो गए, ऐसे मान लो एक ग्रुप के साथ जा रहा है पूरा, तो 5 पर्सन्स का कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे कोई 4 लेडीज तो होगी, सीता, गीता, रीता, मीता, वो मैंने तो नाम दिए। वो लोग झगड़ेंगे कि नहीं मेरे को यहाँ पे बैठने दे, मेरे को बीच में आने दे, मैं यहाँ बैठूंगी, मैं वहाँ जाऊँगी, ठीक है। तो अंदर अंदर 4 फैक्टोरियल का प्लानिंग होगा उन लोगों का, यानी टोटल आंसर 120 इंटू 24। आंसर्स के साथ मेरा नाता नहीं है, यू कैन कैलकुलेट ऑन योर वे, ठीक है। तो ऐसे सारे कंसेप्ट। अभी ऐसे ही सम को मैं थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूं, उसको नाम बोलेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट। यही पैटर्न वो लोग अलग तरीके से पूछ सकते हैं भाई, कि अगर बोले 4 कपल्स मूवी देखने गए हैं और वहां पे नो 2 लेडीज सिट टुगेदर, यानी कि कोई भी 2 लेडीज एक साथ बैठनी नहीं चाहिए। यानी उसका मीनिंग क्या हुआ कि एक जेंट्स एक लेडीज, एक जेंट्स एक लेडीज, यानी कि 2 जेंट्स के बीच में लेडीज या 2 लेडीज के बीच में जेंट्स, ऐसा ही हुआ ना। यानी कि नो 2 लेडीज सिट टुगेदर, तो उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट। देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग और कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट में, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक वर्ड्स का ही डिफरेंट है। यहाँ पे बोलेंगे ऑल द लेडीज टुगेदर
और यहाँ पे बोलेंगे नो टू लेडीज सिट टुगेदर, यानी कि पहले आप जेंट्स को बिठा लो। चलो जेंट्स बैठ गए अच्छी तरह से। सो अभी जगह कितनी बची टोटल? 5, 4 नहीं 5। क्यों? क्योंकि लेडीज यहाँ पे भी बैठ सकती है। अगर यहाँ से स्टार्ट करे तो यहाँ खत्म हो जाएगी, अगर यहाँ से स्टार्ट करे तो यहाँ खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंसेप्ट अल्टरनेट, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो लेडीज के लिए कितनी जगह है? 5p4, और जेंट्स के लिए तो वो तो अरेंजमेंट वो भी होगा 4 फैक्टोरियल। सो 5p4 वो भी हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो आंसर्स डजंट मैटर, मैथड इज मैटर, मैथड मैटर करता है। ठीक है, तो यही सम को वो लोग बोलेंगे कि भाई वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो यहां पे थोड़ा के डिफरेंट है। अगर जो वॉवेल्स है वो 3 ही है, कॉन्सोनेंट्स 5 है, और यहां पे क्वेश्चन बोले कि वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो अभी इसमें है ना भाई कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये सम रहने दिया और आपको यही कंसेप्ट के साथ, यही एग्जांपल के साथ सब कुछ समझा रहा हूं। टोटल 3 टाइप के सम्स आ गए। देखो, पहला कि भाई अगर किसी को टुगेदर करना है, ठीक है, फिर आता है कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट। अभी इसी सम में मैं वापिस आया और बोला वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, तो इसमें कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट नहीं आएगा, इसमें नेगेटिवली करना पड़ेगा। यानी कि टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास? तो भाई 8 फैक्टोरियल्स वर्ड बनेंगे। उसमें से वॉवेल्स अकर टुगेदर कितना है? तो ये जो लाए थे आप क्वेश्चन मार्क वाला, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट योर डबल क्वेश्चन मार्क आंसर। सो इसमें कभी भी कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूं कि वॉवेल्स कम है, कॉन्सोनेंट्स ज़्यादा है। आप ऐसा बोलोगे कि वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो उसका मीनिंग ये नहीं होता कि वो कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट में जाएगा, क्योंकि वॉवेल्स कम है। ठीक है, अगर बैलेंस में हो और आपको अल्टरनेट करना हो तो ही आप कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट मान सकते हो। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर जनरल परम्यूटेशन का एक कंसेप्ट है, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस परम्यूटेशन। अभी उसमें जो बाकी रह गए वो कंसेप्ट है। मान लो कि भाई अगर कोई कॉइन है, उसको 3 बार आप टॉस करते हो, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज? ये तो आप 9, 10 भी पढ़ते थे, 2⁻3। लेकिन ये आया कहाँ से? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन। उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई एक 3 लेटर है, ठीक है, लेटर 1, लेटर 2 और लेटर 3, पूरा का पूरा पैक किया हुआ है, स्टैम्प मारा हुआ है। अभी मुझे 3 लेटर बॉक्स है, यानी पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स, जो भी बोलो आप। सो हाउ मैनी वेज दिस लेटर टू बी पोस्टेड? ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई लेटर 1 को ही बॉक्स 1 में जाना है, ऐसा नहीं होगा। ये तो लेटर 1 कोई भी बॉक्स में जा सकता है, कोई भी ऑप्शन हो उसके साथ। ठीक है, अगर ये लेटर 2 है तो ये, अभी मैं ना एक काम करता हूँ, बॉक्स बढ़ा देता हूँ, तो आपको ये कंसेप्ट और भी समझ में आएगा। यस, 5 बॉक्स है, लेटर बॉक्स। अभी 5 बॉक्स में जाना है, तो ये लेटर है वो कोई भी बॉक्स में जा सकता है। तो ये लेटर के लिए कितना ऑप्शन है? 5। ये लेटर पोस्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है? 5। ये लेटर पोस्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है? 5। क्योंकि ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि भाई नहीं इसमें तो भाई 2 ही जाने चाहिए, इसमें कि नहीं भाई, बॉक्स तो भाई सबके लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि सबके लिए खुला ही होता है, कोई भी लेटर कितने भी डाल सकते हैं। सो इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए मेरा 5, यानी 5 × 5 × 5। सो आंसर इज 5³ लेकिन कई बार गलती क्या करते हैं, 5³ और 3⁵ में कंफ्यूजन होता है। नहीं, इसका मैंने नाम दिया है जनरल परम्यूटेशन चॉइसेस रेज टू नंबर। क्या बोलते हैं उसको? चॉइसेस रेज टू नंबर। चॉइसेस किसके लिए है भाई? पोस्ट बॉक्सेस के लिए चॉइसेस है। लेटर को कोई चॉइस ही नहीं है, लेटर तो कंपलसरी उसको डालना ही है बॉक्स में। मेरे पास लेटर के लिए 5 चॉइस है, बॉक्स की चॉइस किसकी है? बॉक्स की, यानी 5⁻3। वैसा ही आप समझो 2⁻3। ठीक है, 2 क्या है? कॉइन है। 2 क्या है? हेड एंड टेल है। और ⁻3 क्या है? 3 बार तो थ्रो करना है। तो चॉइस किसकी है? हेड और टेल के बीच में चॉइस है, या हेड आएगा या टेल आएगा।
ठीक है, 3 चॉइसेस में नहीं आएगा कभी, क्योंकि 3 बार तो थ्रो करना ही है, इसलिए हम उसको 2:3 बोलते हैं। सो ऐसे वाले सम्स आपके बहुत बार आते हैं। कई बार आपको MCQ वाले सम्स आते हैं कि भी मान लो कि 10 क्वेश्चंस पूछे और हर एक क्वेश्चंस का 4 ऑप्शंस है, ठीक है। सो हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन आंसर्स दिस क्वेश्चंस, हाउ मेनी वेज दिस सेट टू बी सॉल्व्ड। सो 4 ऑप्शंस है, वो तो पता चल ही गया है, अभी ऑप्शंस में कौन है, 4 है। सो आंसर्स विल बी 4:10, नहीं के 10:4, ठीक है, समझ में आ गया। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ सम्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस पैटर्न। सो यहाँ पे परम्यूटेशन का एक पार्ट खत्म हुआ, नाउ विल स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन। चलो, सो कॉम्बिनेशन में फर्स्ट है मार्बल्स बॉल्स। एकदम इजी वाले पैटर्न होता है कि भाई आपको एक बॉक्स दिया होगा, वो बॉक्स में 5 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लैक कलर्स के बॉल है या मार्बल्स है। सो वी हैव टू सिलेक्ट, देखो मैंने पहले ही बोला कि कॉम्बिनेशन इज फॉर ओनली सिलेक्शन, तो वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉल्स, 3 रैंडम बॉल्स। अभी इसमें तो बहुत सारा कुछ आ सकता है, लेकिन आपको NCERT रेगुलर लेवल पे इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, फिर जितने करवाने हो तो वो मेंस के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं। सो 3 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करने, लेकिन ऐसे करने कि सारे के सारे डिफरेंट कलर्स के हो, ठीक है, 3 बॉल्स लेकिन डिफरेंट कलर्स के हो। फिर 3 में से 2 कलर सेम हो और 1 अलग हो, ऐसे हिसाब से वो लोग केसेस बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे रेड में से एक चाहिए, सो 5C1 उठाओ, फिर ग्रीन में से एक चाहिए 3C1 उठाओ, अभी ब्लैक में से एक चाहिए यानी 2C1 उठाओ। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन रखे या एडिशन। तो जब कभी भी आपको एंडिंग करना है तो मल्टीप्लिकेशन करो, और आपको ऑरिंग करना है, ठीक है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि एडिशन करना है, यानी कि आपको केसेस बनाने हैं। मैंने इसलिए दोनों टाइप के सम लिए। अगर आपको केसेस बनाना है तो एडिशन करो, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, क्योंकि 5 में से 1 लेना है, एंड वी हैव टू टेक 1 फ्रॉम ग्रीन एंड वी हैव टू टेक 1 फ्रॉम ब्लैक। सो ठीक है, 5 × 3 × 2 आंसर्स के साथ मेरा नाता नहीं है। फिर मान लो कि यहाँ पे 2 कलर सेम है, 1 कलर डिफरेंट है, यस, इसमें केसेस बनेंगे। कितने केसेस? तो केस नंबर 1 कि भाई बोलो कि रेड में से 2 लिया और एंड ग्रीन में से 1 लिया, फिर रेड में से 2 लिया, फिर ब्लैक में से 1 लिया, फिर ग्रीन में से 2 लिया, रेड में से 1 लिया, ठीक है, फिर अगेन ग्रीन में से 2 लिया एंड ब्लैक में से 1 लिया, फिर ब्लैक दोनों के दोनों ही ले लिए और रेड में से 1 लिया, फिर ब्लैक के दोनों ले लिए और ग्रीन में से 1 लिए। यानी कि यहाँ पे केस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टोटल 6 केसेस निकल रहे हैं, यानी कि 6 के 6 केसेस के हमको एडिशंस करना पड़ेगा, यानी कि 5C2 इंटू 3C1 प्लस 5C2 इंटू 2C1, फिर ग्रीन वाला 3C2 इंटू 5C1, 3C2 इंटू 2C1, अभी ब्लैक के दोनों 2C2 इंटू 5C1, 2C2 इंटू 3C1, तो टोटल 6 केसेस के आंसर्स इतने आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्बल्स एंड बॉल्स। मार्बल्स और बॉल्स के बाद है टीम फॉर्मेशन और कमिटी फॉर्मेशन। तो इसमें तो भाई कंडीशन बेस्ड ही होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक हिसाब से है, मान लो कि क्रिकेट टीम है, उसमें टोटल 16 प्लेयर्स है। आप बोलोगे सर 11 नहीं होते, नहीं, 16 प्लेयर्स है, उसमें से 5 बॉलर्स है, ठीक है, और 2 विकेट कीपर है, फिर 3 बैट्समैन है, सॉरी 3 ऑलराउंडर है, ठीक है। सो इतना कंडीशन उन लोगों ने दिया हुआ है कि 5 बॉलर्स है, 2 विकेट कीपर है, 3 बैट्समैन, यानी 5 और 2 7 और 3 10 का रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, यानी बाकी के 6 कुछ तो होंगे, फील्डर्स होंगे, बैट्समैन होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमारा कंस्ट्रेंट्स इतना ही है। सो 16 प्लेयर्स में से मुझे 11 सिलेक्ट करने हैं,
अभी ये कैप्टन की जवाबदारी के 16 में से कैसे सिलेक्ट करें बेस्ड ऑन टीम मेकिंग। सो मुझे उसमें 3 बॉलर्स चाहिए, 1 विकेट कीपर चाहिए और सिर्फ 1 ही ऑलराउंडर चाहिए। टीम हिसाब से अगर सामने वाले टीम कैसे हम बना सकते हैं, तो ये कंस्ट्रेंट ऐसा दिया हुआ है कि टोटल टीम में इतने प्लेयर्स डिवाइड किए हुए, उसमें से मुझे ये बनाने हैं। तो हाउ कैन वी मेक अ टीम, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस। सो अभी 11 सिलेक्ट करने हैं तो 3 बॉलर चाहिए। किस में से 3 चाहिए? 5 में से 3 चाहिए, ठीक है। अभी विकेट कीपर 2 है, सो 2 में से 1 चाहिए। फिर ऑलराउंडर 1 ही चाहिए, 3C1। अभी टीम अधूरी है हमारी, ये मल्टीप्लीकेशन तो हो ही गया, लेकिन टीम हमारी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमारे पास 3 और 1 4 और 1 5 ही मिले, ठीक है। 5 प्लेयर ही मिले। अभी बाकी कितने बचे इनके अलावा, ठीक है, 7 और 3 10, इसके अलावा 6 और भी प्लेयर्स है, लेकिन उसका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। सो 3 और 1 4 और 1 5, बाकी कितने बचे? 6 बचे, यानी कि 6 के 6 उठा लो, जो 6 बचे वो 6 को 6 उठा लो। सो हमारी टीम बन गई। अभी उसका जो कैलकुलेशन होता है यू कैन डू दिस वे। सो ये टीम और कमिटी सिलेक्शन का प्रॉब्लम होता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्लेइंग कार्ड्स। ये तो सभी लोग खेलते ही है, इसमें तो कुछ नया नहीं है, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि टोटल 52 कार्ड्स और 2 कलर, रेड कलर के 26 होते हैं, ब्लैक कलर के 26। हाँ, कलर बोले तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 4 कलर होते हैं। नहीं, कलर तो बेटा 2 ही होते हैं, ठीक है। जिसको हम पैटर्न बोलते हैं यानी टाइप्स बोलते हैं या सूट्स बोलते हैं, वो 4 होते हैं। यानी रेड में हार्ट और डायमंड, ठीक है। फिर ब्लैक में स्पेड और क्लब। सभी के 13 होता है, यानी 13 4 जा 52। अभी दूसरा एक कंसेप्ट होता है फेस कार्ड वाला। सो फेस कार्ड, किंग होता है 4, क्वीन होती है 4 और जैक होता है जिसको हम गुलाम भी बोलते हैं। सो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। अभी इसके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आई थिंक 9-10 स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। जब कभी भी आप प्रोबेबिलिटी करते थे वही हिसाब के सम्स आएंगे। भाई मान लो कि 52 में से 4 कार्ड ऐसे लेने हैं कि अलग अलग सूट्स के हो। सो अलग अलग सूट्स यानी अलग अलग टाइप्स के हो, यानी 13C1 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 13C1। लेकिन ऐसा भी पूछ सके चारों के चारों कार्ड एक ही सूट के हो। सो 13C4 प्लस 13C4 13C4 प्लस 13C4, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है कौन कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। वैसे तो ये परम्यूटेशन का है, लेकिन मैंने लास्ट में रखा है, इजी टॉपिक है। कभी भी आप कोई पर्सन्स को, n पर्सन्स को आप रो वाइज अरेंजमेंट करते हो तो वो ऑलवेज n फैक्टोरियल होता है। मान लो कि भी 5 लड़के हैं, 5 चेयर्स है, 5 लड़कों को 5 चेयर्स में बिठाना है तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन आप वही राउंडिंग में बिठाना चाहते हो सर्कुलर टेबल में, सो एक माइनस होके उसका फैक्टोरियल आएगा। क्योंकि क्या होता है कि सर्कुलर में जब कभी भी होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला दोनों मिक्स हो जाते हैं। सो सर्कुलर परम्यूटेशन इज n-1 फैक्टोरियल। तो इसके हिसाब से भी कभी भी सम्स आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसा है, मान लो कि कोई ऑर्नामेंट्स है या गार्लैंड है या कोई कीज है, तो उसका जो विजन होता है वो दोनों तरीके से होता है। मान लो कि एक फूल की माला या पर्ल्स की माला बनाई हुई है, ठीक है। उसको 7 या n फ्लावर्स के साथ सजाया हुआ है, अलग अलग फ्लावर्स है ऐसे मान लेते हैं, तो उसका परम्यूटेशंस कितना होगा। तो इसमें ऐसा होता है बेटा कि जब कभी भी आप फ्लावर्स वाले या ऑर्नामेंट्स वाले या गार्लैंड वाले ऐसे सम्स करते हैं, तब उनका विजन दोनों बार रिपीट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल तो आएगा, डिवाइड बाय 2 होएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप सामने से यहाँ से देखते हो तो लेफ्ट वाला जो होता है वहाँ से काउंट करते हो, और वही डायरेक्शन आप उसके पीछे वाले ऑपोजिट फ्रंट से करते हो तो वो लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, तो कैलकुलेशन रिपीटेशन हो जाती है। इसलिए उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। चलिए, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
वैसे तो बहुत सारे अभी टॉपिक बाकी है, लेकिन आपके रेगुलर एनसीईआरटी बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है। उसका नाम है बेस्ड ऑन पॉइंट्स, लाइंस, ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन्स। ठीक है, शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि इतने हैवी वाले सम्स आपके फिर टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो नहीं इतने। एक टेक्स्ट बुक में एक ही सम है कि मान लो कि भी 21 पॉइंट है, उसमें से कॉर्ड्स कितने बनेगी, एक ही क्वेश्चन है। अभी पहले तो पॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, एक कोलिनियर्स होते हैं और दूसरा होता है नॉन कोलिनियर्स। अभी नॉन कोलिनियर्स पॉइंट्स के हिसाब से मुझे ट्राइंगल बनाना है। पहले मान लो कि आपको n पॉइंट्स दिए हुए, कोई भी हो, कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, तो अगर मुझे लाइन सेगमेंट्स बनानी है, वो लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो कॉर्ड्स भी हो सकती है, अगर वो डायमीटर्स भी हो सकता है, सब कुछ इसका ही प्रकार है, लाइन सेगमेंट का ही प्रकार है। सो टोटल NC2 लाइन सेगमेंट क्रिएट हो सकते हैं। और ट्राइंगल कितने क्रिएट हो सकते हैं, तो कि भाई NC3, क्योंकि ट्राइंगल्स के लिए 3 ही पॉइंट चाहिए नॉन कोलिनियर। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा मान लो कि भाई मेरे पास 12 पॉइंट्स है, उसमें से 4 कोलिनियर है, तो बाय डिफॉल्ट जो 8 है वो नॉन कोलिनियर हो गए। तो कितनी लाइंस बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगी, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे और कितनी लाइंस बनेगी, ऐसे सम्स पूछते हैं। तो लाइन सेगमेंट तो मैंने बोला उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 12C2। ट्राइंगल में थोड़ा होएगा, क्या होएगा देख, अभी 4 पॉइंट कोलिनियर है, 1 2 3 4, और बाकी के 8 पॉइंट अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। तो इसमें थोड़ा कंडीशन है कि इसमें से एक लेना है 4C1, और जो नॉन कोलिनियर्स है उसमें से 2 लेने हैं। ठीक है, फिर नॉन कोलिनियर्स में से एक लो और कोलिनियर में से 2 ले लो, और एक भी पॉसिबिलिटी है नॉन कोलिनियर में से तीनों के तीन उठा लो, क्योंकि ट्राइंगल्स के लिए स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे नॉन कोलिनियर ही पॉइंट चाहिए। ठीक है, सो अभी इसका कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। अभी लाइंस जो बनानी है, वैसे तो लाइन सेगमेंट के हिसाब से 12C2 तो हो ही जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ये जो 4 पॉइंट्स है जो मैंने कोलिनियर्स लिया है वो एक ही लाइन कंसिडर कर रही है, सो रिपीटेशन हो रहा है, सो उसको हटा लो, यानी कि 4C2 हटा लो। अभी ये हटा रहा हूं तो मुझे अगेन से लाइन मिल रही, लाइन कट हो गई, तो एक बढ़ा दो। तो मैंने इसका एक जुगाड़ किया है, यानी कि उसका एक फॉर्मूला बनाया है लाइंस फाइंड करने का। जब कभी भी आपका ये ऐसा कोलिनियर नॉन कोलिनियर वाला कंसेप्ट हो, तो टोटल C2 ऐसे बोलते हैं, टोटल C2 माइनस कोलिनियर C2 प्लस 1, क्या बोलते हैं उसको, टोटल C2 यानी टोटल पॉइंट्स C2 माइनस कोलिनियर C2 प्लस 1, इसका ये आंसर होता है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉलीगॉन्स। अभी पॉलीगॉन्स के लिए वो मेन क्वेश्चन है उसका डायगोनल्स, कि भाई कितने डायगोनल्स पॉसिबल है। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल लेते हो तो 2 डायगोनल्स है, पेंटागन में 5 होते हैं। ठीक है, सो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, कितने भी साइड्स के पॉलीगॉन हो। अगर आपको पूछे पेंटागन, सो 5 साइड्स, 5 इंटू 5 माइनस 3/2 यानी हो गए 5। अगर आपको हेक्सागन पूछे तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, या आपको डेकागन पूछे यानी n इक्वल्स टू 10। अगर डायरेक्ट नंबर भी पूछ ले कि भाई एक पॉलीगॉन है जिसकी 17 साइड्स है, ठीक है, या 17 वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस और साइड सेम, तो 17 इंटू 17 माइनस 3/2 डायगोनल्स पॉसिबल है। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं मैं। और इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भाई मान लो कि कोई एक पॉलीगॉन है जिसके 54 डायगोनल्स है, तो उसकी साइड कितनी होगी, एक ऐसा क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो उसको हम उल्टी तरीके से भी कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 3 इंटू 58, सो n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल्स टू 108, सो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108, इसका आप कैलकुलेशन कर लो, 12 नाइन्स यानी n माइनस 12 n प्लस 9, सो 12 साइडेड पॉलीगॉन होगा। ठीक है, सो these are the all the concept that I have given you। इसको समझिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये पूरा 1 शॉट वीडियो, वैसे तो ये लेंथीएस्ट वीडियो है 1 शॉट का, और आपके लिए ही सिर्फ भेजा है
तो शांति से समझिए, पूरा आपका परम्यूटेशन कम्बिनेशन इससे रिवाइज हो जाएगा और कहीं पे भी आपके मार्क्स, एक भी मार्क्स कट नहीं होंगे और आप क्रैक कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।